नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर पिछले 4 महीने में 2 आंतरिक सर्वेक्षण के नतीजों से सतर्क बीजेपी अब चुनावी राज्य के 3 मंत्री समेत 1/3 विधायकों के टिकट काट सकती है। राज्य में विधायकों के खिलाफ गहरी नाराजगी की बात सामने आई है। पार्टी ने फैसला किया है कि 2 चुनाव हारने वाले नेताओं के नाम पर भी विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल पार्टी ने चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में अलग अलग मंथन किया है। इन सभी राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। पार्टी और संघ के स्तर पर इसी हफ्ते छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर गहन विमर्श हुआ है। हिमाचल के संदर्भ में पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीटवार 2 बार आंतरिक सर्वेक्षण करवाया गया है। इसमें 1/3 से अधिक विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में गहरी नाराजगी है। इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। दरअसल पार्टी नहीं चाहती कि राज्य में किसी कीमत पर धूमल बनाम शांता कुमार जंग की शुरुआत हो। उत्तराखंड की तरह ही पार्टी इस राज्य में भी नया नेतृत्व उभारना चाहती है। जयराम इनमें से किसी गुट के नहीं है। इसके अलावा वो अपेक्षाकृत युवा है। यही कारण है कि राज्य में उनके नेतृत्व को मजबूत करने की रणनीति बनी है। हालांकि राज्य में सत्ता में वापसी करना जयराम ठाकुर के लिए भी आसान नहीं होगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में हिमाचल प्रदेश देश भर में टॉप 6 पर पहुंच गया है, जो कि जयराम सरकार के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो बेरोजगारी को ही मुख्य मुद्दा बनाएंगी। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है और हिमाचल प्रदेश आज देश भर में टॉप 6 राज्यों में शामिल हो गया है। गौरव शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 2100 पदों को खत्म कर दिया है। साथ ही विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के बजाय उन्हें डाइंग कैडर में डालकर खत्म किया जा रहा है। आप प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में 2068 पद खत्म किए हैं। जो पद भरे गए हैं उनमें से ज्यादातर पदों पर आउटसोर्स, आंशिक और दैनिक भोगी आधार पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। गौरव शर्मा के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में हिमाचल की बेरोजगारी दर 12.1% दर्ज की गई है, जबकि देश में यह दर 7.6% है। गौरतलब हो कि हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां के लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दा बनाने की जुगत में है और ये बात जयराम सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले विधानसभा चुनावों में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खामियाजा हो सकती है और विपक्ष अगर इस मुद्दा बनाना चाहे तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अच्छे तरीके से उभर सकता है। फिलहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। नारायण सिंह पट्टा जी पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र पाल सिंह जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले भटनागर साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी और सवाल मेरा यही आपसे, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, देश में 7.6 और जबकि हिमाचल प्रदेश इस बेरोजगारी दर में 6ठे नंबर पर आ गया है। बेरोजगारी तो एक विषय हमारे देश में चल तो रहा है, मगर बेरोजगारी को जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य पार्टी दिखाना चाहती है ना कि बिल्कुल ही बेरोजगारी और हिंदुस्तान का आदमी कुछ करता ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा विराम है।
इन चीजों पे थोड़ा सा पार्टियों को, विभिन्न पार्टियों को बेरोजगारी करते तो हैं, बिल्कुल बेरोजगारी के विषय में जिस जहाँ सरकार में बैठे हैं उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी जैसे लोग जिन्होंने अब तक दिल्ली के अंदर शासन दूसरी बार चल रहा है, केवल 450 लोगों को अब तक दिया है बेरोजगारी का रोजगार। आज तक डीपीसी जिनसे वादे करके आए थे आज तक पूरे नहीं करें, वो लोग अगर बेरोजगारी की बात करें वो ठीक नहीं लगता है। इसी प्रकार कांग्रेस के जितने बैठे आते हैं सारे बेरोजगारी तो बोलते हैं, मगर राज्य सरकारों से अपने ये नहीं पूछते कि भाई हमें भी डाटा बता दीजिए कि हम बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं और हमने बेरोजगारी के लिए क्या किया है। किसानों पर लाठी तो भाग सकते हैं, गरीबों पर लाठी तो भाग सकते हैं, मगर बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते। अगर देश में बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो स्वरोजगार के भी सरकार ने अवसर चलाए स्किल इंडिया और दुनिया भर के तहत। और आज ये जो है हमारे यहाँ आज जैसे छोटे कारोबार या छोटे तबके के काम करने वाले हैं, देश में 450 करोड़ से ऊपर का रोजगार उन्होंने करा है। उसके बारे में क्यों नहीं आते, कहीं बोलते हैं। कोई महामारी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, पूरा आईटी सेक्टर चाहे गुड़गांव हो, दिल्ली से लगता हुआ चाहे नोएडा हो, आज भी खाली पड़ा है या वो सरकार ने खाली कर दिए। पूरे देश में या पूरे विश्व में चल रहा है, मगर ये नहीं है। रोजगारी है बिल्कुल, मैं ये मना नहीं करता, मगर आप जिस विषय को जिस तरीके से देना चाहते हैं, क्या आप उकसाना चाहते हैं युवा वर्ग रोड पे आ जाए आत्मदाह करें? आप उनके लिए रोजगार की कुछ नहीं निकाल सकते योजनाएं? आप कभी अपनी सरकार से नहीं पूछते? राजस्थान की सरकार ने अब तक 2500 लोगों को रोजगार दिया है, वही बहुत मुश्किल से, जो सरकार पूरे होने जा रही है, अब 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये कभी भी पूछते? अरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखिए 5 साल सरकार चली और हम दावे के साथ सारे तथ्य हम जनता के सामने लेके गए कि हमने अगर रोजगार दिया 450 लोगों को, बच्चों को नौकरी दी और 23 लाख बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। हमने 22 चीनी मिले पुणे चालू करी, जिन सरकारों ने बंद कर दिए। आज हमारे गांव जितने गांव देहात है, उन्होंने कभी डस्टबिन नहीं देखे थे शहर के मर्तबा, और उस चीज को लगाया। आज हमने गांव में भी हमारी एलईडी लाइट जलती है, जहाँ कभी लाइट नहीं पहुंचती थी। क्या उदाहरण कभी देते हैं? चलिए ठीक है। नारायण सिंह जी भी, ठीक है भटनागर साहब, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। नारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण जी, फिलहाल जिस तरीके से सवाल आपसे भटनागर साहब पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल तमाम पार्टियां उठाती है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया बेरोजगारी के लिए, जरा बता दें। पहले आप सबको नमस्कार जी। और मेरा किरण जी सॉरी, आपने जो परिचय दिया, मैं पूर्व राज्य मंत्री नहीं हूँ, वर्तमान में एमएलए हूँ जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, इसने क्या किया नहीं किया, ये देश के इतिहास में पूरा और सबको पता है। लेकिन जिस तरह से 5 साल में भारत में 2.1 करोड़ जॉब घटे, 35 करोड़ ने तलाश ही करना छोड़ दिया। भारत में रोजगार की समस्या इतना ज्यादा है कि 2017 से 2022 में मैं माफी आपसे चाहूंगी आपके रेजिग्नेशन गलत बोलने के बारे में। फिलहाल विधायक आप हैं अभी हिमाचल प्रदेश में, अब अपनी बात पूरी करें। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलूंगा। इस तरह ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 4 महीने में 2 आंतरिक सर्वेक्षण किए गए, उसमें जो नतीजे आए उसको लेकर बीजेपी अब खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब फिलहाल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है जिसको लेकर लगातार तमाम विपक्ष जो है वो अब भुनाने की कोशिश में है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने जिस तरीके से वापसी की, उस वापसी के बाद ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अपनी सियासी ज़मीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को इस बेरोजगारी दर जो बढ़ी है इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि टॉप 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश शामिल हो गया है। जो बेरोजगारी का ग्राफ है
वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधे तौर पर कारण जो है वो बीजेपी की सरकार है। गौरव शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों में 2100 ऐसे पद हैं जिनको खत्म कर दिया है और विभागों में खाली जो पद पड़े हैं उनको भरने की बजाय डाइंग कैडर में उनको डाल दिया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जयराम सरकार हाल ही में अभी आपने देखा जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय बीजेपी पूरे तरीके से है चुनावों को लेकर, और जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से ही हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। और अपने एक दौरे में जब उन्होंने दौरा किया तमाम बड़े जिलों का, तो उस समय में उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि अगला जो चुनाव है वो जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। युवा चेहरा जयराम ठाकुर है, इसलिए उनके नेतृत्व में एक बार फिर से ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि जयराम ठाकुर जो है वो बीजेपी को कितना फायदा इन चुनावों में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर उपचुनावों की बात करें तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसमें से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस ने हथिया ली थी, कांग्रेस के खाते में गई थी। जबकि बीजेपी की बात करें तो एक सीट ऐसी भी थी जहां पर बीजेपी की जमानत पूरे तरीके से जब्त हो गई थी और कांग्रेस ने इस दौरान पूरे तरीके से वापसी की थी। आम आदमी पार्टी पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रही है और पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि जो चुनाव है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से झटका लगा था उसके बाद अब लगातार बीजेपी जो है सक्रिय है और इस बार संगठन में बदलाव करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कई विधायकों का टिकट इस दौरान बीजेपी काट सकती है, लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हैं इसमें देखना होगा कि मंत्रियों का टिकट काटने के बाद भी, विधायकों का टिकट काटने के बाद भी क्या कांग्रेस को जो कांग्रेस का बढ़ता स्वरूप दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में उसको बीजेपी जवाब दे पाएगी या नहीं, क्योंकि संगठन पर अलग अलग तरीके से संगठन जो है बीजेपी जो है वो तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से विचार अपने कर रही है और इन्हीं विचारों को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी भी पूरे तरीके से सक्रिय है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अभी और ज़्यादा सक्रिय होने की फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत है। फिलहाल चुनावों में आम आदमी पार्टी बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाएगी, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा का कहना है। और यही बेरोजगारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक सक्रिय मुद्दा बन भी सकती है। हालांकि एक ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष अगर भुनाए तो अच्छा फायदा विपक्ष को वहां पर मिल सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब बेरोजगारी जो है वो मुद्दा बहुत अहम बनकर निकला है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में देखा गया कि बेरोजगारी दर जो आई है, और इसी बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो यहाँ तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ ही रहा है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। 5 राज्यों में संपन्न हुए हैं हाल ही में विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी ने भले ही 4 राज्यों में सत्ता पाली हो, लेकिन अभी कांग्रेस की वजह से बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में अब परेशान बीजेपी हिमाचल प्रदेश में होते नजर आ रही है। अगर अक्टूबर महीने की बात करें, अक्टूबर 2021 की, तो उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और यही उपचुनावों की वजह से बीजेपी में विरोधी लहर भी देखने को मिली थी। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उन्हें का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। नारायण जी, आप अपनी बात पूरी करें।
सबसे धन्यवाद देता हूं और मेरा परिचय है नारायण सिंह पट्टा लिखता हूं मैं। मध्य प्रदेश से बिछिया विधानसभा का विधायक हूं मैं वर्तमान में। जहां तक आपके चैनल के माध्यम से जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के मध्य प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम बात करते हैं कि लगभग 11 लाख से अधिक पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए, 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद जो लगातार इनको भरने का मांग किया जा रहा है और सरकार की तरफ से झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। और ये हालिया सबको पता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के उपापोह की स्थिति निर्मित होती है। अभी व्यापम के माध्यम से शिक्षकों को की परीक्षा हुई, जिसमें सीएम ऑफिस से पेपर लीक होता है और जिसमें उपापोह की स्थिति निर्मित होती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार को लेकर के नए नए स्वरूपे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी जैसे कल ही जो पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों का मार्च पास हुआ और जिनको पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक उनके साथ बर्ताव किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में जो आज, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, हर विभागों में पदें खाली पड़ी हुई हैं और लगातार इनको भरने की मात्र झूठी घोषणाओं के अलावा मध्य प्रदेश की जनता के साथ, मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, अमूमन अगर लेते हैं 2017 से 22 के बीच में देखें तो कामगारों की संख्या जो 46% घट करके अब 40% रह गई है। रोजगार के बजाय 2.21 करोड़ कामगार घट गए हैं। आज भी 90 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार के योग्य हैं, लेकिन नौकरियां कहीं भी नहीं मिल पा रही हैं। आने वाले समय में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है, जो आज बेरोजगार की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे हैं, ये 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और ठीक इसकी है। पूरी तरह नारायण से जी, तैयारी। मध्य प्रदेश की बात हमने की, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर भी मैं आपका रुख चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी है, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैं तो पूरे देश की बात जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता में आने से 5 साल में जो 2.1 करोड़ जॉब घट करके 45 करोड़ तलाश ही छोड़ दिए। तो इस तरह लगातार जो जहां पर हमको, चाहे वो शासकीय सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहां पर युवाओं को रोजगार देने की बात होती थी, आज पूरा का पूरा जिस तरह से प्राइवेटीकरण किया जा रहा है और जिससे रोजगार घटते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे भारत में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो हमारा हरियाणा हो, चाहे जहां जहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो और भी ज्यादा रोजगार की स्थिति भयावह आ चुकी है और इससे देश के युवा बहुत चिंतित है। सवाल है आपसे कि 2014 में राजस्थान में बेरोजगारी 3.8 आज 2022 में 32.3 पहुंच गई है। इसकी वजह कौन है? देखिए, तो राजस्थान के अंदर
जो 25 लाख बच्चों ने पेपर देना था, जो अब तक दोबारा नहीं हुआ, जो जयपुर में अभी भी धरने में बैठे बड़ी धूप में, उसके बारे में भी बताएं। राजीव जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी प्रदेश का मामला हो, नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं मेन बिंदु पे बात कर रहा हूँ। मैं विषय से भटकाए ना कि 2016 में 3.8% बेरोजगारी थी, आज 2022 में राजस्थान में 32.3 क्यों पहुंच गई? जो 25 लाख बच्चों ने पेपर देना था, जो लीक हो गया था, वो आज ही जयपुर में धरने में बैठे गर्मी में, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? कांग्रेस की तरफ से आप जवाब दें। ठीक है नारायण जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद जितेंद्र जी के पास में जाऊंगी। मैं चाहता हूं, चाहे देश के किसी भी प्रदेश की बात करी जाए, तो आज देश में रोजगार को लेकर के भयावह की स्थिति निर्मित है और युवा चिंतित हैं। लगातार राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जिस तरह विधायक जी, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, अगर में ना जाइए प्लीज। मैं राजस्थान बिंदु पे रहिए। देखिए, राजस्थान में पेपर लीक नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक को लेकर के चैनलों के माध्यम से तोड़ मड़ोड़ करके जो खबर दिखाई गई थी, उससे ज्यादा तो स्थिति एक नहीं दो बार मध्य प्रदेश में। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में युवाओं पे 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है। हमारे मैं बता देता हूँ, साथियों ने मुस्कान जी बैठी है, बहुत पत्रकार हैं, वरिष्ठ, इस विषय पे भी हम डिबेट कर चुके हैं। डाले गए 2 बार लाठीचार्ज हो गया है। रात को उनके जहाँ धरने पे बैठे थे, वहाँ लाठी मारी जाके। आप कह रहे हैं कि मीडिया ने दिखाया है गलत। आप मीडिया को दोष मत दीजिए। मैं 2016-2022 का आंकड़ा बताया आपको, 3% और 32%। आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी दर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें तो अभी प्रदीप भटनागर जी ने राजस्थान का जो मुद्दा उठाया उस पर भी फिलहाल एक बार फिर से जवाब नारायण जी से लेंगे। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश जिसका मुद्दा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ की अगर बात करें, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जल्द ही यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें से बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ 2 जगह जो है वो कांग्रेस की सरकार है और बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इन 5 राज्यों में किस तरीके से एक बार फिर से उभर कर आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अभी जो करारी हार बीजेपी को फिलहाल के विधानसभा जो उपचुनाव थे उसमें मिली, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि लगातार बीजेपी को अब और मंथन करने की ज़रूरत है। बीते साल हुए प्रदेश में उपचुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश की बीजेपी जो है उसमें भी भीतरघात के आरोप जो है वो लगे थे, भीतरघात भी उभर कर सामने आया था और उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। और इसीलिए अब बीजेपी के लिए ये एक बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि वो जो सेमीफाइनल थे, वो जो उपचुनाव थे, उसमें कांग्रेस ने पूरे तरीके से विजय पा ली थी। अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड के चुनाव तो जीत गई है। अब उत्तराखंड के बाद दूसरा पहाड़ी राज्य जो है हिमाचल, वहां पर भी सत्ता दोहराने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से राज्य के हालात हैं उसमें बीजेपी की राह अभी भी आसान दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर बीजेपी में पार्टी में जब गुटबाजी है वो अभी भी देखने को मिल रही है। चलिए, बात एक बार फिर से कर लेते हैं। मैं भटनागर जी और नारायण जी, आप दोनों से उम्मीद रखूंगी कि इस बार बात हिमाचल प्रदेश पर करेंगे, क्योंकि मुद्दा हिमाचल प्रदेश का। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से। फिलहाल जितेंद्र जी का स्टार्टिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। जितेंद्र पाल जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में पूरे तरीके से अब चुनावी मैदान में उतर रही है, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए मुस्कान जी, लंबे समय से ये बीजेपी और कांग्रेस ट्रेडिशनल पार्टीज हिमाचल प्रदेश में रूल कर रही हैं। इससे ज्यादा समय तो कांग्रेस रही है, थोड़ा सा कम समय बीजेपी कर रहा है। लेकिन इस पूरे समय में कोई ऐसी बात है नहीं जो इसको
तो ये लोग बता सके। ये जो अपना हमारे बीजेपी वाले प्रवक्ता हैं, ये हमारे दिल्ली के आंकड़े बता रहे थे जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे। दिल्ली में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है अभी हमने 450 पर दिया हो। हमारे तो वहाँ एजुकेशन में तो एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया है, एजुकेशन और हेल्थ में पूरा रेवोल्यूशन है हमारा। वही ये बेरोजगारी की दिल्ली सरकार से मंगा लीजिए, कोई बात नहीं। मेरे पास दिल्ली का डाटा है, इसी डाटे के बेसिस बता देता हूँ आपको मैं डाटा। मेरे पास दिल्ली का मैं ही बता देता हूँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए भटनागर साहब बात एक बार सुन लीजिए उनकी। अगर बता दीजिए, आप पहला आंकड़ा ये बता दीजिए। मेरी बात सुने पहले, आप मेरी बात सुने, बाद में मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। सर मेरा एक छोटा सवाल है, दिल्ली में सर पहले आप मुद्दे पे आ जाए ना, पहले आप मुद्दे पे आ जाए। मुद्दे पे ही बात बीच में बात फिसल जाती है, बीच में टोके मत। बोलिए। अब बात तो बेरोजगारी की चल रही है। ये जो 6 टॉप 6 स्टेट्स हैं, CMI की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें से ज्यादा बीजेपी रूल्ड है, कम दूसरी कांग्रेस रूल्ड है या अलायंस वाली सरकारें हैं। अब इतना बड़ा बेरोजगारी का दर जो दिया गया है इसमें तो दिल्ली नहीं है ना। और ये तो हमारे आंकड़े नहीं, आम आदमी पार्टी के आंकड़े नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिमाचल प्रदेश में डाई काडर के नाम पर काफी ज्यादा पद खत्म कर दिए गए, जबकि 2 फील्ड ऐसे हैं जिसमें पदों की बढ़ोतरी होती है हमेशा, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। इसमें खत्म कैसे पद हो जाते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। और बेरोजगारी ही एक ऐसा मुद्दा है, इसके साथ दूसरे महंगाई वाला मुद्दा भी है। महंगाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, अब क्या करेंगे ऐसे सिलेंडर का जिसमें हम गैस ही नहीं भरवा सकते? अब क्या करेंगे ऐसी गाड़ियों का जिसमें हम पेट्रोल डीजल नहीं डलवा सकते? तो आम आदमी पार्टी की बिल्कुल करप्शन फ्री पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, जो हमारी आने वाली नीतियों में पंजाब में इतना बस लीजिए कि आप पेट्रोल पे टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे केजरीवाल, ये तो एक बीजेपी ने ये आता है। आपने जो हर बात के ऊपर तो डालते हैं। आपने जो क्लासें बनाई उसे जो कीमतें बढ़ रही हैं, थोड़ा आप यही पूछ लीजिए उनसे, जो आपने क्लासें बनाई उसके टीचर परमानेंट क्यों नहीं किए गए, वही पूछ लीजिए। हमारे सभी टीचर वहाँ परमानेंट है, हमारे वहाँ कोई बैठ गए। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम नहीं है। हमारे दिल्ली में कर्मचारी आउटसोर्स नहीं है। भटनागर साहब, फिलहाल जिस तरीके से अभी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, भटनागर साहब सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप भटनागर, जो आवाज मिल पा रही है आपको? जब आपकी बारी आएगी आप धैर्य रखिए। जब हिमाचल जनता बोले, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बाहर निकलते हैं। भटनागर साहब एक बार बता दीजिए, भटनागर साहब, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी जो है एक सीट ऐसी थी जिसमें बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अब जो भीतरघात उसके बाद हुआ, उससे कैसे बीजेपी उभरेगी और कांग्रेस को एक पटकनी देने की कोशिश होगी बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से उभर रही है हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की अगर बात करें तो। देखिए, मैं भी यही बता रहा था। ये जितेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भटनागर साहब से मेरा सवाल था। भटनागर साहब, हाँ जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस उभरी और बीजेपी ने जिस तरीके से एक राज्य में तो अपनी जमानत भी जब्त करा ली और 4 सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई, माफ कीजिएगा 1 सीट पर जमानत जब्त हुई और बीजेपी के हाथ से 4 सीटें भी गई। अब उसके बाद वो, क्योंकि उनको सेमीफाइनल माना जा रहा था विधानसभा चुनावों का, तो कैसे बीजेपी उभरेगी अब? देखिए, उपचुनाव की बात करें, बिल्कुल हम उपचुनाव में हमारी सीट नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल, और हमें कोई संकोच नहीं जरा सा भी जो हमारी सीटें नहीं मिली है। मगर आपने अगर प्रदेश के अंदर 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आपने प्रदर्शन देखा, 5 में से 4 हम स्टेट हमारे पास हैं। और अगर बेरोजगारी मुद्दा होता, पेट्रोल मुद्दा होता, तो ये कोरोना मुद्दा होता, तो सरकार नहीं आती दोबारा। और उत्तराखंड जैसे में और उत्तर प्रदेश जैसे में बहुत लंबे 30 वर्ष बाद जो रिकॉर्ड टूटा,
कि दोबारा सरकार पुणे चुनी गई है, वो भी एक चीज में रिकॉर्ड है। अगर हमें जनता के प्रति काम ना करा, तो जनता के प्रति संवेदन ना होती, हम लोग नहीं आते। आम आदमी पार्टी के 385 प्रत्याशियों के उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, जिन्हें 500 से ज्यादा वोट नहीं मिले। उत्तराखंड में इनके खुद मुखिया जिनकी शक्ल पे चुनाव लड़ रहे थे, ये वो तक स्वयं हार गए गंगोत्री से। आम आदमी पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो उभर रही है, वो तो खुद कहते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़े, वो तो कहते हैं। आप कांग्रेस पर मेरा सवाल आपसे। मगर मैं यही कहना, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने जो हिमाचल के साथ करा वो सबके पास है कि जो मुख्यमंत्री पिछली बार किन घोटाले में पकड़े गए, आज भी जिन मनी लॉन्ड्रिंग में भागे फिर रहे हैं, कभी सीबीआई और कभी कहीं, वो भी सबको दिख रहा है। ठीक है, दो पार्टियों में है, मगर हम ये कहना थोड़ा सा, अगर हम हिमाचल के अंदर बिल्कुल ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई दोहराई नहीं है, जनता के प्रति अपना काम लेके जाएंगे, हम बहुत आश्वस्त हैं इसको लेके। क्या विकास किया है हिमाचल में, आप बताते इसमें 10 सालों में क्या विकास किया? आप एक विकास के नाम पर एक हॉस्पिटल का नाम बताए, कौन सा हॉस्पिटल नया बना है? जितेंद्र जी, मैं लौटूंगी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र जी सुनिए मेरी बात को। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है कोरोना के अंदर सबसे पहले स्कैनिंग करी गई और देश में नंबर 1 हुआ कोरोना में रोकने में। ये मैंने पूछा है, एक हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं आप जो नया बना है, विकास के नाम। कोरोना हॉस्पिटलों ने करा, जिला अस्पताल वही है जो सुधार के वेंटिलेटर दोबारा लगा, वेंटिलेटर आईसीयू बेड लगा के कंप्लीटली करे गए। ऐसे हिमाचल प्रदेश में कोरोना नहीं रोका गया। अगर मेडिकल की सुविधा नहीं होती तो कोरोना में भी लाशें बड़ी पड़ी होती। ये सरकार की उपलब्धि है। मेरा तो सवाल यही है, नहीं करा विकास के नाम पे बताएं भी आप क्या किया? आपका सवाल तो हो। ठीक है से आगे तक ट्रेन जा रही है, वो बताइए ना। नारायण जी, आपके पास आना चाहूंगी। भटनागर साहब कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व सीएम जो है उन पर आरोप लगे, घोटाले के अलग अलग घोटाले उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से वो अभी भी भागे फिर रहे हैं, उनके आरोपों को लेकर कांग्रेस कैसे उभरेगी हिमाचल प्रदेश में? नारायण जी। जी आपकी आवाज हो रहा है जी। भटनागर साहब, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि फिलहाल जो पूर्व सीएम थे कांग्रेस की ओर से, उन पर जिस तरीके के घोटाले लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, उन घोटालों की जो खामियाजा उनको कांग्रेस को भुगतना पड़ा, उसके बाद अब कैसे कांग्रेस उभरेगी एक बार फिर से? क्योंकि उपचुनाव में तो कांग्रेस ने सीट दर्ज कर ली, लेकिन भटनागर साहब कह रहे हैं कि बाकी 4 राज्यों के नतीजे भी देख लीजिए। ज्यादा दिन हुआ नहीं है हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, इस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन वहां रहा वो पूरे देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 5 साल में हिमाचल की स्थिति निर्मित हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भटनागर साहब जो राजस्थान की बात कह रहे थे, राजस्थान की अगर बात हिमाचल की अगर देखें आप, तो हिमाचल में दुगना जो है, आज भी लगभग 63,000 ज्यादा पद खाली पड़े हुए। ये रोजगार का मुद्दा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस तो निश्चित रूप से अच्छे परफॉर्मेंस पर है। और आज जिस तरह से प्रदेश की कमान जो अभी नवनिर्वाचित सांसद महोदय जो हमारे पूर्व सीएम के धर्मपत्नी हैं, उनको कमान दिया गया है, जिससे पूरा कांग्रेस एकजुट है। और जिस तरह से पूरे देश में हिमाचल का कांग्रेस की सरकारों में रहते हुए हिमाचल का ध्यान रखा गया है, इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस आगे चुनाव लड़ेगी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार रहेंगे। ये भी बता दीजिए नारायण जी एक बार। जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी? देखिए, आज पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई। आज महंगाई का आलम यह है कि हर व्यक्ति का महंगाई के बोझ से घर चलाना बेमुश्किल हो रहा है। बीजेपी कहीं पर भी महंगाई के नाम पर कहीं कोई बयान नहीं देती, महंगाई के बारे में कभी कोई बात नहीं करती। और आज एक आम आदमी से लेकर के हर आदमी महंगाई को लेकर के परेशान है। तो महंगाई हमारा पहला मुद्दा होगा। और दूसरा, जिस तरह से आज रोजगार को लेकर के पूरे देश में उपाभोग की स्थिति निर्मित है, ये हमारे मुद्दे होंगे। आज पानी और बिजली
भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर लोग परेशान हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्य मुद्दे रहेंगे। उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा सबसे अहम है, क्या वो नहीं उठाएगी कांग्रेस? निश्चित रूप से उठाएगी। पूरे 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 देश में पलायन का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आज आप देखे होंगे कि जब कोरोना काल के समय में जब लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई तो लोग अपने रोजमर्रा के लिए पेट के खातिर दूसरे प्रांतों में पलायन किए थे। और जिस तरह से एक जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के साथ किस तरह की स्थिति निर्मित हुई ये किसी से छुपा नहीं है। देश का एक एक नागरिक इस बात को जानता है। एक हजार किलोमीटर भूखे प्यासे लोग चल करके अपने परिवार और अपने गांव पहुंचे। उस समय की स्थिति किसी को भूला नहीं जा सकता। ये मुख्य रूप से हमारे मुद्दे होंगे और आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस उसको निश्चित रूप से आने वाले समय में भुनाएगी और हम लोग जो है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां जहां भी आने वाले समय में चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनेंगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में? देखिए मुस्कान जी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार को लेकर तो हम मुख्य मुद्दा रोजगार को बनाएंगे। दूसरा मैंने पहले ही बोला है, एजुकेशन और हेल्थ देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए एजुकेशन और हेल्थ बहुत बड़ी चीज होती है। उसको लेकर हम फाइट देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मेन मुद्दा रहेगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अभी महंगाई एक आम आदमी के पहुंच से सभी वस्तुएं दूर होती जा रही हैं, तो महंगाई को लेकर हम लड़ाई देंगे। कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के साथ साथ हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी है। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन 2004 से बंद कर दी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा वापस लाने के लिए भी हम लड़ाई देंगे। और भी बहुत दूसरे मुद्दे हैं जो देश को खा रहे हैं, जैसे महंगाई की मैंने बात की, और इसके साथ ही कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो आम आदमी पार्टी की पहुंच में आ गई हो। और एजुकेशन और हेल्थ, जैसे मैंने बताया है, एजुकेशन बिल्कुल फ्री चाहिए, अप टू +2 लेवल तक बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और उसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। एक आम आदमी का परिवार है जो महंगी पढ़ाई नहीं करवा सकते, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, इसमें सरकार की, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन चाहिए। जैसे दिल्ली में 10 लाख का लोन दिया जाता है एक स्टूडेंट को, और उसकी भरपाई जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक वो भरपाई नहीं होती। इसीलिए इन मेन मुद्दों को लेकर हम हिमाचल में लड़ाई देंगे। ठीक है, हमने यूपी में अपना जोर आजमाइश की थी, वहाँ हम अपनी एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सके, लेकिन यूपी में भी हम आने वाले 5 सालों में करके दिखाएंगे इनको, ये भी इनको बता दें। यूपी में भी बहुत कुछ हो रहा है अब। ठीक है, बात हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश पर ही रहेंगे जितेंद्र जी। भटनागर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दोनों पार्टियों से मुद्दे जाने गए, मुद्दे उनके पास महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर रोजगार के लिए जितनी भी वहां के युवा हैं, जितनी भी जनता है, वो दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करती है, दूसरे राज्यों पर निर्भर करती है। इस चीज को कैसे रोका जाएगा? ये जो चाहे वो पढ़ाई हो, ये चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो, इसके लिए जो पलायन हो रहा है अलग अलग राज्यों में, वहां की जनता को कैसे आप हिमाचल प्रदेश में रोकेंगे? देखिए, पलायन के बारे में नंबर 1 उत्तराखंड और दूसरा नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड को रोकने के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई टूरिस्ट एरिया को लेकर और टूरिज्म को लेकर, उससे कई हद तक हमने दोबारा पुनः उत्तराखंड को रोकने की कोशिश करी। इसी प्रकार हिमाचल के जैसे लोग शहर की तरफ मुंह करके चलने लगे थे, उसको रोकने के लिए भी सरकार ने टूरिज्म को लेकर विभिन्न कार्यों को लेकर काम किया है। ऐसा नहीं है। और आज हिमाचल कभी सुर्खियों में नहीं रहता उत्तराखंड की तरह पहाड़ी का एरिया देखा जाए तो। क्योंकि उत्तराखंड में और हिमाचल दोनों पहाड़ी क्षेत्र है। उन चीजों में बेरोजगारी की बात यह कि बेरोजगारी इतना अधिकतर लोग बात किसानी पे और उन कामों पे, सेब के फलों पे और कुछ चीजों पे निर्भर है। और उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम करता है। कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो रोड पर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र हो, उसमें बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं है। आज दिल्ली से अगर चले आप हिमाचल के लिए तो आज वॉल्वो बसें चलती हैं और हिमाचल के लोगों की बसें हैं वो। और एक नहीं, हजारों बसें जो हिमाचल जाती हैं, चाहे कुल्लू मनाली हो, रोहतांग हो, शिमला हो, कहीं जहाँ जाना होता है। और हिमाचल में सबसे बड़ा अगर कोई कारोबार है तो वो टूरिस्टों का है।
जिसको विकसित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बाकायदा पैकेज बनाया, इस पर काम भी किया। इस पर कभी नहीं बोलते ये लोग, क्योंकि वो दिखता नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। पहाड़ जो क्या नाम, पूना वगैरह में कितनी इंडस्ट्री लगाई गई। आपको पता है कि महाराष्ट्र एक टाइम में नंबर 1 हुआ करता था निवेश में, आज छठे स्थान पे क्यों आ गया? आज पहले कभी कोई इंडस्ट्री आती थी विदेश से, या कोई भी IT हब आके कंपनी लगाती थी, तो पहले महाराष्ट्र नंबर 1 था। और आज जब से सरकार, इनकी अगाड़ी सरकार आई है, अलायंस सरकार आई है, आज 6ठे नंबर पे महाराष्ट्र क्यों चला गया? क्या गलती क्या वहाँ की जनता की है? ठीक है, एक सवाल एक और भटनागर जी, बात तो ये भी है ना, आपने कहा कि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग तरीके से बजट उसका तैयार किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हाँ, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बात जाहिर भी है और ये बात दिखती भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन उत्तराखंड से ज्यादा विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है, चाहे सड़कों की बात हो या पर्यटन की बात हो। सुनिए, एक बार सवाल सुनिए भटनागर साहब, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार पर जितना कर्ज है, इतने करोड़ों का कर्ज हिमाचल प्रदेश की सरकार पर है, वो कैसे चुकता करेंगे फिर आप? अगर अलग से बजट बनाया जाएगा, इतना कर्ज जो लिया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, वो कर्ज ले लेकर विकास हुआ, तो अब आगे क्या प्लान, क्या है आगे? देखिए, कर्ज को अगर जो कर्जा लिया है तो राज्य सरकार चाहे किसी कहीं भी और किसी की भी हो, वो उसको उतारने के लिए डाउन के लिए काम करती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, चाहे MSME में हो, चाहे बिजली यंत्र में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे वो रजिस्ट्री के उसमें हो, कोर्ट कचहरी हो, सबसे वो अपनी आय बढ़ाने के लिए काम करती है। ये नहीं कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। देखिए 84,000 करोड़ का कर्जा है बंगाल सरकार पे, सबसे ज्यादा कर्जा है तो बंगाल सरकार पे। मगर सरकार मंशा देने की होनी चाहिए ना कर्जे को पूरा करने की। आप फ्री करके आप सब कुछ जनता को देना चाहते हैं, मगर फ्री के चक्कर में आय का भी स्रोत बताइए ना, कहाँ से आएगा? आप दिल्ली के अंदर आप ऑडिट, आज तक जब सरकार बैठी है, दिल्ली सरकार आके बैठी है दिल्ली के अंदर, आज तक इन्होंने ऑडिट नहीं कराया। ये कहते थे सीधा दिल्ली सरकार को कि आपसे 2100 करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का बजट तो प्रॉफिट में है भटनागर जी, दिल्ली का बजट प्रॉफिट में चल रहा है। अरे कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। जिस दिन आप उतने दिल्ली का बजट पिछले 6 साल के आंकड़े ले लें, जो दिल्ली का बजट प्रॉफिट में चल रहा है। दिल्ली का बजट वहाँ दिल्ली के सरकार पे कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं लिया दिल्ली के कर्मचारी को 3 महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिली अभी तक? तो MCD कर्मचारी उन्होंने ये तो पैसा रिलीज हो गया ना, MCD की ग्रांट उनको दे दी, उन्होंने नहीं दिया। हाउस टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे? ग्रीन टैक्स, टोल टैक्स बढ़ा रखा है, उस पे आप पारित करें, जी आप कहाँ पहुँच जाते हैं? और ये जो आप MCD की बात कर रहे हैं, आपने दी क्यों नहीं अब तक दिल्ली में, बता दीजिए। और MCD दिल्ली से पैसा देकर अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे रही, ये MCD के ऊपर आ जाता है। 3 MCD खत्म कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक बस चलाएंगे, आप क्यों नहीं चलाई अब तक आपने? आप हमारी तो चल रही है, हमारी तो पूरे देश में आपने एक सबसे ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली में पीने को पानी नहीं है आज। क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में पीने को पानी क्यों नहीं है? जमुना नदी नाला बन चुकी है। दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में जा रहा है, हर ओस साल जिस बस्ती में पानी नहीं था वहाँ भी हमने पानी पहुँचा दिया। जिस बस्ती में पानी नहीं था, नई पाइपलाइन डल चुकी है हमारे यहाँ दिल्ली में पानी। अब जगमोहन जी, दिल्ली में अब टैंकर में पानी नहीं आता, दिल्ली वाटर सप्लाई जा रही है, टैंकर में पानी नहीं आ रहा दिल्ली में। 36,000 करोड़ का घोटाला है, बता दूं आपको मैं, 36,000 करोड़ का घोटाला है जल विभाग का, जिसके बारे में गलत आंकड़े देने से भटनागर जी नहीं दे रहा। आप डाटा मंगा लीजिए केजरीवाल जी से, दे देंगे आपको, मंगा लें। मेरे पास तो सभी डाटा होता है जी, आप पे नहीं है ना। ठीक है भटनागर साहब, बात अरविंद केजरीवाल की नहीं हो रही है, बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है, उसी पर रहेंगे, वहीं पर मैं जाना चाहूंगी वापस से। आज से 5 साल पहले। ठीक है जितेंद्र जी लौटूंगे मैं आपके पास, पहले भटनागर साहब की बात पूरी होने दीजिए। देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई और स्वागत है, और वहाँ चेंज हुआ, कांग्रेस खत्म कर दी बिल्कुल, सत्ता चेंज करी, कोई दिक्कत नहीं, तो परिवर्तन है, कहीं भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, आदरणीय योगी जी बैठे, हो सकता चेंज हो जाती, मगर जनता ने
आम आदमी पार्टी को चुना और भगवत मान को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं स्वागत करता हूँ। मगर भगवत मान जी जिस वादों को लेके बैठे, वादे करने में क्यों टाइम लग रहा है? आपने अभी तो एक ही महीना हुआ है सर। नहीं, कुछ नहीं करा आपने अभी तक। एक ही महीना हुआ, हम पहले ही ठीक है, पंजाब पर बात नहीं कर रहे हैं भटनागर साहब। ठीक है, मैं रोकूंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, जितेंद्र जी, दोनों के पास आ रही हूँ। नारायण जी आपके पास मैं फिलहाल आना चाहूंगी। भटनागर साहब की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, आपके पास आ रही हूँ। नारायण जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। नारायण जी आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भटनागर जी भाजपा के प्रवक्ता। चलिए, तो बात एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण जी आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, जिस तरह से आपने पंजाब की नई सरकार की बातें कही, जो आज कैबिनेट की बैठक होने जा रहा है, निश्चित रूप से नई सरकार नई जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ काम करे। हम उसके लिए, क्योंकि जनता का जनादेश है, हम सीएम साहब भगवत मान साहब को बधाई देते हैं। लेकिन पंजाब के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसको पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने दूर करने का काम किया। ये बात हम मान सकते हैं कि जिस तरह से पंजाब की जनता ने जो जनादेश दिया और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से पंजाब के लोगों को जिस तरह से जो है वहाँ विकास से लेकर के, रोजगार से लेकर के, सारे चीजों को लेकर के जो घोषणाएं की गई, वादे की गए, हम तो चाहते हैं कि उन वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करे और वहाँ के लोगों की जो मांग थी और इन लोगों ने जो अपनी बातें शर्तें कही हैं वो पूरी समय के पहले करें। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी वहाँ कांग्रेस पार्टी की आपसी सामंजस्य की वजह से, लेकिन जो 5 सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो पंजाब के लिए काम किया है वो निश्चित रूप से कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का हर मतदाता पढ़ा लिखा, शिक्षित और विशेषकर सेना और देश की सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है। रही बात मैं मध्य प्रदेश की करना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ पर पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग त्राही मचा रहे हैं। 4 से 6 घंटा मात्र बिजली मिल रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लिया जाता है तो वो मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश जो बदहाली के कगार पर आ चुका है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हर व्यक्ति इसका तोड़ जवाब देगा और 2023 में जो चुनाव होंगे, जो 2023 में जो होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। भटनागर साहब आप कुछ कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, बताएं। हाँ, तो ये तो खैर बनने के जाए कांग्रेस में बताएंगे। एक मंडला ऐसा एक क्षेत्र है, कभी कांग्रेस की नजर ही नहीं पड़ी वहाँ पे, और वो आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पे सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या थी तो मलेरिया से थी, मच्छरों से थी। वो एक देश का ऐसा क्षेत्र था मंडला कोने में कि जहाँ पे जो सबसे बड़ा परसेंटेज थी वहाँ पे मरने की या डेथ की, वो थी मच्छरों से, क्योंकि वहाँ मच्छर इतना है। वहाँ के जब से भाजपा शासित आए और वहाँ भाजपा के विधायक बने, आज वहीं पे आज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है और वहाँ के सांसद ने अपने फंड से आज उनको रोका, मृत्यु दर रोकी है और बहुत हद तक जीरो कर दी है, मगर इसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। ये वही अगर महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश के अंदर अगर पानी हालत ठीक नहीं है तो इंदौर भोपाल नंबर 1 पे क्यों आता सफाई में? अगर इतना हाल बुरा है तो अगर इतना हाल बुरा है मध्य प्रदेश का तो कमलनाथ सरकार क्यों चली गई? आपके बात का जवाब दे रहे हैं वो नारायण जी। ही नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज खुला ही नहीं है। दूसरी बात जो मलेरिया की आप बात कर रहे हैं, मच्छर की जो बात कर रहे हैं, आपको जानकारी का अभाव है।
ये वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। मंडला जिला पूरी तरह से एक ऐसा क्षेत्र है जो वन और पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर नेशनल पार्क कान्हा है। यहाँ पर मलेरिया जैसे कभी कभी हुआ होगा, लेकिन मलेरिया के बचाव के लिए जिस तरह से मैं आपको बता दूं, आपके शासनकाल में जो 40-40 लोगों की ऑपरेशन होती है और आंख चले जाते हैं और आपके सांसद महोदय और आप सरकार देखती रह जाती है, जिसका मुद्दा मैंने 2010 और 11 में उठाया था। रही बात प्रधानमंत्री गए हैं मोदी जी जो गए, आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं गए कांग्रेस शासित इसमें, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नहीं गए। अरे यहाँ से प्रदेश के प्रधानमंत्री भटनागर जी, भटनागर जी मैं बात कर सकता हूँ। आदि उत्सव के नाम से यहाँ पर आदिवासियों को जो लगातार ठगा जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं महामहिम और उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, कहीं राज्यपाल महोदय को ला करके जो है आदिवासियों को ठगने का काम किया जा रहा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आपके केंद्रीय जनजाति मंत्री उरांव जी आए थे, 5 करोड़ का आदिवासी संग्रहालय बनाने की बात किए थे। हमारे यहाँ जो है आदिवासी संग्रहालय बनाने की सीएम ने भी घोषणा कर चुका है। अभी 22 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती का समापन हुआ था। प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं उनमें फ्री रेत देने की बात करी थी। कौन सी घोषणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया? रही बात आप 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा का ऑन रिकॉर्ड है, जो वर्तमान कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, जो 27 लाख किसानों का प्रथम चरण का कर्जा माफ हुआ, 100 यूनिट का 100 रुपया बिजली के बिल मिलते थे। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लोगों को 300 रुपया देने का काम करती थी, जो कमलनाथ जी ने 600 रुपया देने का काम किया। दूसरी बात, गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनाई। आज उन गौओं की चारा के लिए, पानी के लिए बजट में कोई भी प्रावधान। भटनागर साहब और जितेंद्र जी, आप तीनों से मैंने काफी बार ये विनती की कि बात हिमाचल प्रदेश पर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर बात हुई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल बात हिमाचल प्रदेश पर थी और बात वहां तक नहीं पहुंची और अलग अलग राज्यों पर जाकर रुकी। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में एक बार फिर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब देखना होगा इनके 5 राज्यों में कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनावों को और विपक्ष मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।